गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद का भारत या नव स्वाधीन भारत। यानी 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद में भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जब भारत आज़ाद हुआ, तब नया वह खंडित भारत आया, यानी भारत के दो टुकड़े हो चुके थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी, कई समस्याएं थी। यथा जैसे पहली समस्या थी शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी यानी देश के विभाजन के कारण लगभग 80 लाख लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे। उनके निवास, भोजन, रोजगार आदि की व्यवस्था करना भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। यानी जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय पाकिस्तान से लगभग 80 लाख जो शरणार्थी थे वो भारत आए थे। तो उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था करना भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। दूसरी समस्या थी रियासतों का एकीकरण। की स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लगभग 500 रियासतें, देसी रियासतें थी। इनके शासकों को भारत में विलय के लिए तैयार करके भारत का एकीकरण करना एक गंभीर चुनौती थी। यानी 500 तो देशी रियासतें थी, अब उनके शासकों को भारत में विलय करने के लिए उनको तैयार करना, उनको सहमति लेना, उनको सहमत करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यानी भारत का एकीकरण करना जिसका जिम्मा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, और उन्होंने एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है एकता की समस्या। एकता या जो राष्ट्रीयता की भावना है, उसकी समस्या थी। भारत में भाषागत, जातिगत व क्षेत्रीय विविधताएं रही है। यानी भाषा, जाति, अनेक धर्म या क्षेत्र के हिसाब से अनेक विविधताएं पाई जाती है। अब उनमें उपस्थित जो राष्ट्रीय एकता के तत्व थे, उनको पहचान कर सभी के मन में अपने अपने राष्ट्र के प्रति गौरव की भावनाएं उत्पन्न करनी थी। सभी के मन में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करनी थी। यानी भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर वे अपना अपना जो राज्यगत का जो बंटवारा था वो करना चाहते थे। तो उनके आपसी टकराव से बचाकर उनमें राष्ट्रीयता, एकता की भावना जागृत करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एकता को बनाए रखना। नेक्स्ट है विकास की समस्या। स्वतंत्रता के समय भारत की कृषि तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्था अत्यधिक पिछड़ी हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूरी तरह से लूट लिया था। आर्थिक स्थिति बहुत अधिक कमज़ोर कर दी थी। तो उस समय जो भारत की जो औद्योगिक और जो कृषि व्यवस्था थी वो अत्यधिक पिछड़ी हुई थी, इसलिए देश भर में भयंकर गरीबी थी। यहाँ के लोगों को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज को बढ़ाना था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलाना था, ताकि लोगों में टकराहट भी न हो। इस प्रकार विकास करना जरूरी था, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना जरूरी था, कि खेती की उपज के साथ साथ नए उद्योग धंधों का निर्माण भी किया, और सरकार ने इसके लिए अथाह प्रयास भी किए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और उनका आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत हो। और साथ में ही एकता और विकास की प्रक्रिया को भी चलाना था, ताकि आपस में कोई तरह की टकराहट न हो। इस प्रकार विकास की जो समस्या थी वो भी एक प्रमुख चुनौती थी। अब इन प्रमुख चुनौतियों के अलावा एक समस्या थी, या प्रमुख जो था, नए संविधान की रचना करना। क्योंकि भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन नया जो संविधान था उस संविधान की रचना करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच लगभग 300 भारतीय प्रतिनिधियों ने संविधान सभा की बैठकें कर भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी जो भारत की जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों ने मिलकर 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान की प्रमुख विशेषता थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी 18 वर्ष से
या उससे अधिक की उम्र के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार, कानून की समानता, कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार दिया गया, समाज के निर्धन व वंचित लोगों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था जैसे छुआछूत का अंत किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई उनके लिए। इस प्रकार से उनके विकास के लिए भी की गई। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण किया गया कि कौन से केंद्रीय सूची के विषय, कौन से राज्य सूची के विषय हैं और कौन से समवर्ती सूची के विषय हैं, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया। इस प्रकार नए संविधान की रचना की गई। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नेक्स्ट है राज्यों का गठन कैसे किया जाए, कि जो नए राज्य हैं उनका गठन किस प्रकार किया जाए। तो यद्यपि 1920 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही भारत आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़ी भाषाई जो समूह का अपना अलग प्रांत होगा, लेकिन विभाजन की समस्या, सांप्रदायिक परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, सांप्रदायिक दंगे फैले थे, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर अलग अलग बंटवारा होना था। तो राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए कि कहीं राष्ट्रीय एकता है वो खंडित न हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का जो निर्णय था कि आज़ाद होने के बाद भी भाषा के आधार पर उनको अलग अलग राज्यों में नए राज्य बना दिए जाएंगे, तो वो उसके बारे में कोई भी कदम नहीं उठाया। इसलिए जगह जगह पर असंतोष पैदा हुआ, यानी लोगों में असंतोष हो गया, और कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी सभी ने अपने अपने राज्यों को इंतजार में थे। सभी राज्य थे वो अपने अपने राज्यों के इंतजार में थे कि हमें भी नया राज्य घोषित करें। अब आंध्र प्रदेश का गठन, सबसे पहला राज्य था वो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, कि सबसे गहरा असंतोष तेलुगु भाषा जिलों में था। अक्टूबर 1952 में वहाँ के वयोवृद्ध गांधी पोटी श्रीरामुलु आंध्र राज्य के गठन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। उस समय जब भारत की जो स्थिति थी वो सांप्रदायिक दंगों से गुजर रही थी, और इस समय वो भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं करना चाहते थे। लेकिन 1952 में जो गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु थे वो आंध्र प्रदेश के गठन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। 58 दिन तक उन्होंने अनशन के बाद में उनकी 15 दिसंबर 1952 को उनका देहांत हो गया। अंत में सरकार को मांग माननी पड़ी, क्योंकि वहाँ की जनता थी उसमें काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हो गया था, इसलिए सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन किया गया, यानी पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश नया भाषा के आधार पर नया राज्य बनाया गया था, और 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। अब उसके बाद में अन्य राज्यों के गठन के लिए सरकार ने पुनर्गठन आयोग का गठन किया। नए राज्यों का गठन करने के लिए पुनर्गठन आयोग का गठन किया। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदायों ने भी अपने अलग अलग राज्यों की मांग की। फलतः राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिससे अपनी रिपोर्ट में असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों के गठन की सिफारिश की थी, कि इन भाषाओं के आधार पर अलग अलग प्रांतों का गठन किया जाए। अतः भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। बाद में भी राज्यों का पुनर्गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। जैसे नए राज्य बने थे, पंजाब और हरियाणा है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है, ये अन्य राज्य उनके बाद में भी बनाए गए थे। लेकिन उस समय ज़्यादातर जो राज्य थे वो भाषा के आधार पर इनका बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट थी विकास की योजनाएं बनाना, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भारत पिछड़ा हुआ देश था, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए विकास के लिए नई योजनाएं बनाना भी एक था। तो 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास की नीतियां बनाए और लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया, कि आर्थिक विकास नई नीतियां बनाई जाए, उनके लिए सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। इसके अलावा सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते को अपनाया, जिससे राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने व रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर भूमिका अदा कर सके। यानी निजी क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने ऋण उपलब्ध कराए व उनको प्रोत्साहन किया, व राज्य सरकार के द्वारा या इनके द्वारा भी नए उद्योग धंधों की स्थापना की गई। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई कि जनता और सरकार दोनों मिलकर नए जो उद्योग के जो रोजगार के साधन है वो पैदा करें, नए उद्योगों की स्थापना करें, जिसमें उनका लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और भारत की आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें 1956 में, जिसमें इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया, यानी बांध बनाकर कृषि का विस्तार किया गया, कृषि जो संसाधन है उनका बढ़ावा दिया गया। वह जो उद्योग है, भारी इस्पात उद्योग है, उसको भी
है वो मान्यता दी गई। अब है एक स्वतंत्र विदेश नीति को भी अपनाया गया। स्वतंत्र विदेश नीति, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में शीत युद्ध चल रहे थे, जो विश्व दो महान गुटों में, एक अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ में बटा हुआ था। फलस्वरूप दोनों ही अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए नवस्वाधीन जो राष्ट्र थे, नए राष्ट्र जो औपनिवेशिक जो राष्ट्र थे, वो स्वतंत्र हो रहे थे। उस समय उनको अपने अपने गुट में शामिल करना चाहते थे, परंतु भारत के प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। वह तटस्थ, अपने स्थान पर तटस्थ रहते हुए विश्व के जो अन्य समझौते हैं, संधियां हैं, उनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का मानस बनाया और उन्होंने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। इस प्रकार इस चैप्टर में मैंने पढ़ा। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, नव स्वाधीन भारत की सामने कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं थी, गुट निरपेक्ष नीति क्या है, या राज्यों के गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश के गठन के बारे में आप संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।